वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। आज हम शुरुआत करें एक नया टॉपिक, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। और कौन कौन सा टॉपिक आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, जो कि हमारा सिलेबस में है। और इधर अगर हम कोनिक सेक्शन का बात करें तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, तो ज्योमेट्री तो अभी तक हम बचपन से ही पढ़ते आए होंगे ना। बचपन से कहने का क्या मतलब है, अप टू 10th क्लास तक ज्योमेट्री तो पढ़ के ही आए होंगे ना आप। जैसे कि आप सर्कल पढ़ के आए होंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब तो आप पढ़ के ही आए होंगे, शेप साइज वगैरह। तो ज्योमेट्री के बारे में तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर अभी बात करने को है नहीं। तो हम डायरेक्ट आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ऐसा करते हैं ना, ज्योमेट्री में हम अलजेब्रा मिला देते हैं, और इन दोनों का कंबाइन स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अलजेब्रा मिलाने का क्या मतलब है, जैसे कि हम आगे चल के देखेंगे। मान लेते हैं एक सर्कल है हमारा, जिसका सेंटर मान लेते हैं -g, -f है और रेडियस r है। तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इस बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर -g, -f है और रेडियस r है, तो उस सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा कि इक्वेशन वगैरह क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में हम अच्छे से आगे चल के बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। तो अभी इतना इस पर ध्यान देने का नहीं। अभी यहाँ पर इस चीज का यूज करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ पर आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, अलजेब्रा का यूज करने से ना ज्योमेट्री को स्टडी करना कितना आसान हो गया। तो अभी हम ज्योमेट्री को ना अलजेब्रा के हेल्प से स्टडी करेंगे, और इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना आसान हो गया। अब बोलेंगे आप कि कैसे कैसे आसान हुआ। देखिएगा यहाँ पर ये इक्वेशन मान लीजिए आपको दिया हुआ है, सिर्फ ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इस इक्वेशन को देख के आप सिर्फ सर्कल का सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। सेंटर इसका क्या हो जाएगा हमारा, -g, -f, और रेडियस हमारा r हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर। मान लीजिए आपका दोस्त आता है और आपके पास ये इक्वेशन रख देता है और बोलता है कि ये जो सबसे पहले आपसे पूछे ये क्या बता रहा है हमारा। तो आगे हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी जितना ही पढ़े उसी आधार पे आप बता सकते हैं ये क्या है, हमारा सर्कल का इक्वेशन। और आपसे मान लीजिए जबरदस्ती कर रहा है, नहीं 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 नहीं, बताओ मुझे इसका सेंटर बताओ, इसका सेंटर बताओ, इसका रेडियस बताओ। तो आप क्या बोलेंगे, इसका सेंटर देखते के साथ क्या बन जाएगा इसका सेंटर, मतलब क्या बताइएगा आप इसका सेंटर, -3, -2, -3, -2, और रेडियस बोलेगा फिर नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, सेंटर नहीं, रेडियस भी बताना होगा। तो आप रेडियस क्या बोलेंगे इसका, 11। सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी सर्कल का सेंटर -g, -f है और रेडियस r है, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x प्लस जी का स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। मतलब अगर हमें सेंटर पता है, रेडियस पता है, मतलब सेंटर पता है -g, -f, और रेडियस पता है r, तो हम इक्वेशन बता देंगे x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और हमें मान लीजिए कि इक्वेशन दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस भी निकाल सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हम निकाले। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, और हम देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पर ना ऐसा करते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब 90 डिग्री पे। इसी पे दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसका नाम हम दे दिए एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसका नाम हम दे दिए वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया उसका नाम देते हैं ऑरिजिन। ओ से दिखा दिया यहाँ पर ओ क्या है हमारा, ऑरिजिन। और ये 90 डिग्री बना रहा है ना यहाँ पर, तो इसे हम, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं यार, आप समझ जाइएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस हमारा 90 डिग्री बना रहा है। मान लेते हैं 90 डिग्री नहीं बनाता, कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये तो हमारा ऑब्लिक हो गया ना, तो इसे तो हम रेक्टेंगुलर तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इधर लिख लेते हैं। ये हमारा ऑब्लिक हो गया। राइटिंग मेरा बहुत बहुत ही ज़्यादा खराब है ना, अच्छे से लेकिन लिखेंगे आज।
ऑब्लिक, अच्छा इस पे ध्यान नहीं देते इतना, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं, बोल सकते हैं क्या, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के बीच हमारा 90 डिग्री है। और और ये तो हो गया हमारा, और यहाँ पर क्या बात करना है, हाँ अब मेन जो मुद्दा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया क्यों है, किसी एक पॉइंट को दिखाने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है P, और ये ना वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, मान लेते हैं x, इधर दिखा देते हैं, इधर ज़्यादा सही रहेगा। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है x, और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं y, x एक्सिस से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं y, और ये y एक्सिस से जितना डिस्टेंस पे है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और x एक्सिस से जितना डिस्टेंस पे है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा हमारा, एब्सिसा, और y क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डिनेट। और इन दोनों को जब हम कंबाइन करके इस तरह से लिखते हैं ना, एब्सिसा ऑर्डिनेट को, एब्सिसा कितना था x, और ऑर्डिनेट क्या है हमारा y, तो इन दोनों को जब इस तरह से कंबाइन करके लिखते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x कॉमा y। और एब्सिसा किसको बोलते हैं कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। तो ये तो हो गया हमारा। और यहाँ पर कुछ बताना है क्या, और तो कुछ बचा नहीं कोऑर्डिनेट में, ना, और तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। कोऑर्डिनेट हो ही गया। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स कॉमा वाई, और जितना वाई एक्सिस से डिस्टेंस पे उसे क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और जितना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पे है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। और कुछ बचा क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ना, इतना सफिशिएंट है। हाँ एक चीज़ और, बहुत ही बेसिक बात है लेकिन फिर भी आपका जानना जरूरी है। ऐसा हम मान लिए हैं कि अगर राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं, तो उसे हम मानेंगे पॉजिटिव। और मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं तो उसे हम कैसा मानेंगे, पॉजिटिव। और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हैं तो उसे हम कैसा मानेंगे, निगेटिव। एक तरह से निगेटिव डिस्टेंस मानेंगे। इसी तरह ओरिजिन के ऊपर हमारा पॉजिटिव होगा और ओरिजिन के नीचे हमारा निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इधर निगेटिव वाई एक्सिस। देखेंगे यहाँ पर वाई डैश नाम देते हैं और इसका एक्स डैश। और इसका मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो वो एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स कॉमा वाई। और मान लेते इधर कोई पॉइंट रहता जो एक्स डिस्टेंस पे रहता और वाई डिस्टेंस पे, तो ये हमारा कितना हो जाता, माइनस एक्स कॉमा वाई। मान लेते हैं इसको पी डैश, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जैसे कि जैसे इधर मान लेते हैं। और दूसरा एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना हमारा, तो ये पहला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथा पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर बना ही लेते हैं यार हम। देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे, और ये वाई डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस से। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। लेकिन अगर इधर हम मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे है कोई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, क्यू नाम देते हैं, माइनस एक्स कॉमा वाई। और इधर मान लेते हैं वाई डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर नाम देते हैं ये इस पॉइंट को। तो ये एक्स डिस्टेंस पे इधर है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस है ना, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, और ये माइनस वाई। और इधर अगर हम बात करें, एस नाम देते हैं, तो एस हमारा कितना हो जाएगा, वाई डिस्टेंस पे मान लेते हैं इधर है और एक्स डिस्टेंस पे इधर है, तो एक्स तो हमारा पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव, तो माइनस वाई। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स हम मानेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड हम निगेटिव एक्स मानेंगे, और ओरिजिन के ऊपर में हम पॉजिटिव वाई मानेंगे, ओरिजिन के नीचे हम निगेटिव वाई मानेंगे। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर, वहाँ पर हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट में दिखा रहे थे ना किसी पॉइंट को, यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है पी, सबसे पहले एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। मान लेते हैं ये ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है,
ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है ये पॉइंट पी, और ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से। हाँ, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं ना, मतलब घड़ी जैसे घूमता है, यहाँ पर तो पता नहीं कैसा आपको दिख रहा होगा, घड़ी जैसा घूमता है, उसका अगर उल्टा जा रहे हैं ना, मतलब इस दिस वे, तो यहाँ पर हम थीटा को कैसा मानेंगे, पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पर हम थीटा को कैसा मानेंगे, निगेटिव। तो इधर मतलब एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ गए तो उसे हम निगेटिव थीटा मानेंगे। यहाँ पर तो ऊपर ही जा रहे हैं ना, तो ऊपर जा रहे हैं तो उसे मतलब बोलेंगे कैसे ऊपर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव मानेंगे एंगल को, और क्लॉकवाइज निगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पर तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये आर डिस्टेंस से, इसका डिस्टेंस कितना ओरिजिन से, आर, और ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर कॉमा थीटा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कितना डिस्टेंस पे ओरिजिन से और कितना एंगल बना रहा है ये दिखाते हैं। अब मान लीजिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिया हुआ है, लेकिन आप कंफर्टेबल है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे उसमें, सिंपल, बहुत ही आसान है। देखिएगा यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वही हमारा एब्सिसा ऑर्डिनेट होता है ना। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे है, और इधर मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा हमारा, वाई डिस्टेंस से मान लेते हैं। ठीक है, ये वाई है ना हमारा, मान लेते हैं वाई डिस्टेंस पे। अगर हमें एक्स वाई पता चल गया तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे लिख सकते हैं, क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसा करते हैं ना, कॉस थीटा निकालते हैं, सी थीटा बोले तो कॉस थीटा, बस हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ऐसा करते हैं पूरा ही लिख लेते हैं। कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इस ट्राइंगल में कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा, सी थीटा ही लिख रहे हैं, बस शॉर्ट में लिख रहे हैं, कॉस थीटा ही आप उसे समझिएगा। सिमिलरली अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वाई अपॉन आर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारा वाई का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से एक्स और वाई निकाल सकते हैं। अब एक्स और वाई निकल गया तो हम कोऑर्डिनेट नहीं लिख देंगे, बहुत ही आसानी से लिख देंगे। अगर मान लेते हैं हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा वाई, मतलब आर आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हम कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ और आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, बहुत ही आसानी है। ऐसा करते हैं ना हम यहाँ पर, अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स कॉमा वाई में दिया हुआ है और हमें किस में जाना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए। तो आर के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर देखिएगा, इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम देखें तो वो हमारा क्या बन रहा है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब कभी भी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आना है तो उसके लिए आपको आर चाहिए। आर कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब रहा बात थीटा, थीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि आर कॉमा थीटा लिखना रहता है ना हमें। तो थीटा कैसे निकलेगा, देखिएगा यहाँ पर, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर एक्स है और वाई, ऐसा करते हैं ना, वाई डिवाइडेड बाई एक्स कर देते हैं। तो वाई का वैल्यू हमारा कितना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और एक्स का वैल्यू हमारा कितना है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर आर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा आपका, अभी तो इन्वर्स फंक्शन वगैरह आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपको टेन थीटा पता है तो आप वहाँ से थीटा इजिली निकाल सकते हैं। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए हैं कि आपका टेन थीटा आ गया 1/√3, तो थीटा कितना हो जाएगा, सिंपल 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप थीटा भी निकाल सकते हैं। तो आप पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जा सकते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जा सकते हैं। मान लेते हैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आप क्या करेंगे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, और कार्टेशियन दिया हुआ है तो पोलर में कैसे जाएंगे, आर सबसे पहले निकालेंगे, आर कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स से। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट टू
टू द करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सिंपल, बहुत ही आसान है, हम पढ़ते आए हैं क्या। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या बन जाता है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, और यहाँ पर पोलर में आपको दिया हुआ है, और आपको निकालना किस में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसका देखेंगे यहाँ पर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आपका क्या बन जाएगा, आर क्या है 2, थीटा क्या है π/3, तो ये बन जाएगा 2π/3 कॉमा 2 साइन π/3, ये हमारा बनेगा 2 cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री कितना होता है हमारा हाफ, 2 साइन π/3, और साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारा √3/2। तो ये हमारा बन गया 2 कैंसिल, इधर भी 2 कैंसिल, ये मल्टीप्लीकेशन कैंसिल हो गया यार, ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 कॉमा √3। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या बन गया हमारा 1 कॉमा √3। इसी तरह नंबर 2 का अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा 0 कॉस π/2, यहाँ पर थीटा क्या है π/2 और आर क्या है 0, और 0 साइन π/2। तो ये हमारा बन जाएगा, ये तो 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 कॉमा 0 आ जाएगा हमारा। नंबर थर्ड कितना है हमारा आर -√2, तो ये हो जाएगा -√2 कॉस थीटा कितना है π/4 -√2 साइन π/4। तो ये हमारा हो जाएगा -√2 कॉस π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और -√2 साइन π/4 का वैल्यू भी 1/√2। तो यहाँ पर √2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास -1 कॉमा -1। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम तीनों पार्ट का आंसर निकाल सकते हैं। ये था हमारा पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका। आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है कि डिस्टेंस क्या होता है। मतलब अगर मान लेते हैं आपसे बोला जाए कि कोलकाता से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, ये मुझे पता है क्योंकि यहाँ से आ, कोलकाता से आपका अप्रॉक्स 460 किलोमीटर गया है, और गया से दिल्ली है आपका 1000 किलोमीटर मान लेते हैं, तो अप्रॉक्स कोलकाता से दिल्ली आपका 1500 किलोमीटर, या फिर अप्रॉक्स 1500 to 1600 हम आप मान सकते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं, आप डिस्टेंस तो शुरू से देखते आए होंगे ना, कहीं से कहीं का भी डिस्टेंस निकाल दिया, गूगल मैप पे भी दिखाता है कहीं से कहीं का भी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कोई बड़ा बात नहीं है। डिस्टेंस मतलब दूरी, कितना दूरी है, जैसे इंडिया से अमेरिका कितना दूर है, और दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, कोलकाता से मुंबई कितना दूर है। तो डिस्टेंस मतलब दूरी। और यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस निकालने का, जैसे आपको अगर डिस्टेंस निकालना है कोलकाता से दिल्ली का, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि गूगल पे सर्च कर लेंगे आ जाएगा तो वो तो सही है, लेकिन आपको अगर मान लीजिए कोई दो कोऑर्डिनेट दिया हो, मान लेते हैं कोलकाता का सेंटर का एकदम कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और दिल्ली का सेंटर का एकदम कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और उन दोनों के बीच का आपको दूरी निकालना है। दोनों का मतलब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आपको दिया और आपको दूरी निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो हम देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूला क्या है हमारा डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस फार्मूला सिंपल है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है भाई कि मतलब कुछ बड़ा चीज है डिस्टेंस फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है डिस्टेंस जिससे निकालते हैं वो फार्मूला का बात हो रहा है यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले दो पॉइंट हम मान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं ए x1 कॉमा y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं x2 कॉमा y2, इसका नाम b दे दे क्या, b सही रहेगा। तो हमें निकालना क्या है, ए से बीच बी के बीच का दूरी, मतलब ए बी। हमें क्या निकालना है, ए बी, ध्यान रखिएगा हमें क्या निकालना है, ए बी। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, गूगल मैप से। गूगल मैप कैसे निकालेगा, सोचिए सोचिए, जब प्रोग्रामिंग करेंगे आप आगे चल के, नहीं वो तो कंप्यूटर साइंस लेंगे तब करेंगे ना, मैकेनिकल हो गए तो आजकल तो सबको करना पड़ता है तो गूगल मैप कैसे निकालेगा, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करके। तो हमें निकालना है ए बी का वैल्यू, मतलब ए से बीच का दूरी। कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर। ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। सिंपल ये ड्रॉ कर लिए,
ये भी ड्रॉ करिए। ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर अभी क्यों। ये क्या है हमारा x2, ये कितना डिस्टेंस है हमारा x2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है हमारा x2, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है हमारा y2, इसमें तो कोई डॉट नहीं है, इसमें तो कोई फार्मूला का जरूरत नहीं है ना। अच्छा, इसका नाम देते हैं c। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है हमारा y1, ऐसे ऐसे कर देते हैं y1। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है हमारा x1, ये जो डिस्टेंस है हमारा x1 है, तो ये भी हमारा कितना होगा x1। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं देखेंगे आप। अब अगर आपसे हम पूछे कि AC का डिस्टेंस कितना है, AC का जो इसका डिस्टेंस होगा, इसका नाम देने का जरूरत नहीं है, जो इसका डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा x2, टोटल x2 है, इसमें से x1 माइनस कर देंगे, तो ये AC का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी तरह अगर आपसे BC पूछा जाए कि BC कितना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, BC हमारा कितना होगा जितना ये होगा, और ये कितना है हमारा y2 में से y1 माइनस कर देंगे, y2 में से y1 माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको निकालना क्या था AB, तो क्या इससे AB निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। कैसे देखेगा यहाँ पर ट्राइंगल ABC में देखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ये लिखने का जरूरत नहीं है बट ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ABC में आप देख सकते हैं, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AB का स्क्वायर आपका क्या बनेगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आप अलग से लिख लीजिएगा, BC हमारा कितना आया y2 माइनस y1, और AC हमारा कितना है x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा AB क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और BC का वैल्यू हमें पता है क्या y2 माइनस y1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और AC का वैल्यू भी पता है क्या x2 माइनस x1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली हमारा AB क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और AB क्या था, डिस्टेंस ही तो था AB के बीच, पॉइंट A से लेकर के पॉइंट A से पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस ही तो था हमारा AB, और हमें निकालना क्या था, वो फॉर्मूला जिससे डिस्टेंस पता किया जाए। तो वो फॉर्मूला आ चुका है हमारा। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, फॉर्मूला होता क्या है, एक चीज हम निकाल लिया और बाद में सिर्फ वैल्यू पुट करके, उस वैल्यू पुट करके उससे आंसर निकालते जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला मतलब होता है ना, 10 तक आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार हमें जनरल निकाल लिए, अब बस वैल्यू पुट करके अपना काम चलाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, और उसका सम करके अंडर रूट लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, और y1 y2 क्या है हमारा ऑर्डिनेट, पॉइंट का ऑर्डिनेट है, और x1 x2 क्या है हमारा पॉइंट का एब्सिसा। तो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा दिमाग खुलेगा इस पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि दो साइड हमारा बराबर है, दो साइड बराबर है, या फिर बोल दीजिए दो एंगल हमारा बराबर है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द बेस आर B एंड C, अच्छा ट्राइंगल बना ही लेते हैं यार, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा ना, ट्राइंगल बना ही लेते हैं यहाँ पर ABC। BC क्या बोल रहा है बेस है, और B क्या बोल रहा है हमारा 1,3, और C क्या बोल रहा है हमारा -2,7। ठीक है, और ABC क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों हमारा बराबर होगा और ये एंगल भी बराबर होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और A दिया नहीं है ना, और आगे क्या बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स A, अच्छा A पूछ रहा है हमसे। ओके, तो कैसे निकालेंगे ये, देखिए हमें पता है कि ये दोनों साइड हमारा बराबर है, सिंस AB इक्वल टू AC। ठीक है, अब AB कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ A का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, तो क्या निकलेगा हमारा x माइनस 1 का, दोनों का एब्सिसा माइनस करके फिर स्क्वायर करेंगे, फिर ऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर करेंगे,
तो y माइनस 3 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया ए बी। अब ए सी हमें निकालना है, तो ए सी के लिए क्या करेंगे, x -2, तो -2 +2 बन जाएगा, -2 क्या बन जाएगा, +2 होल स्क्वायर प्लस y -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से दो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, x -1 का होल स्क्वायर, मतलब x² + 1 -2x, और ये क्या बनेगा, y² + 9 -6y, और इधर क्या बनेगा, x² + 4 + 4x, और इधर क्या बनेगा, y² + 49 -14x। एक सेकेंड, आवाज़ आ रहा है, एक सेकंड रुक जाएगा। आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, ये चेक कर लेते हैं। हेलो, आवाज़ ठीक है, और जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, नहीं तो बैटरी चेंज कर ले क्या, एक सेकंड रुकिएगा, शायद बैटरी ख़त्म हो रहा है माइक का। हाँ आप सही है, देखिए 3 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। उसमें क्या था, मतलब इसमें 3 बैटरी दिखाता है यहाँ पर, तो अगर तीनों है तो फुल चार्ज, 2 है तो फुल से कम चार्ज, और एक है तो पता ही नहीं चलता है कि अभी ये कितना देर चलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, चलते चलते आपका आवाज़ ही बंद हो जाएगा, तो फिर वो बहुत दिक्कत होता है। मतलब अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं है, तो वो मुझे दिख गया, अच्छा बात है। आई होप कि सब कुछ सही चला हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, कुछ होगा वजह जो इम्प्रूवमेंट नहीं आया, आगे चल के ज़रूर आएगा इम्प्रूवमेंट। तो हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ गया हमारा, हाँ हम कहाँ पर थे, अच्छा हाँ ये इक्वेशन निकाल रखे थे ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से x², ये क्या हुआ यार, यहाँ से हमारा x² कैंसिल, y² कैंसिल, और ऐसा करते हैं ना, वो -14x को इस तरफ लेके आया था तो +14x आ जाएगा, और इधर -2x है इधर। अच्छा यहाँ पर ये भी है, 4x है, ये y था यार, 14y था ना, वही तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर y लिखा हो तो यहाँ पर x कैसे आ गया। हाँ तो ये हो गया, ऐसा करते हैं ना, 4x है इधर, और -2x को उस तरफ ले जाते हैं, तो इधर क्या बनेगा हमारा, इधर आ जाते हैं, इधर क्या बनेगा 6x, और इधर 49 + 4 53, और इधर कितना है 9 + 1 10, तो उस तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो 53 - 10 क्या बनेगा हमारा 43, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, -14y को इस तरफ लाए तो 14y - 6y क्या बनेगा हमारा 8y, तो यहाँ से ये आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 6x + 43/8। तो ये तो एक पॉइंट कोई नहीं आ रहा है यार, ये तो बहुत सारा पॉइंट आएगा हमारा, यहाँ से हम देख सकते हैं एक पॉइंट नहीं आएगा, बहुत सारा पॉइंट आएगा। तो जैसे x का वैल्यू 0 रखिए तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आएगा, 0 रखिए तो क्या आएगा 43/8, तो 0,43/8 भी हो सकता है हमारा वर्टेक्स से। तो ऐसा तो बहुत सारा पॉइंट आएगा, मतलब और वो पॉइंट यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट आएगा, देखिएगा यहाँ पर, ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर भी ए बी ए सी का वैल्यू सेम है, ए बी ए सी के बराबर, तो एक पॉइंट नहीं बहुत सारा पॉइंट आएगा हमारा। तो पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा है, सिंपल सेटिस्फाई करा के देख लेंगे ना, जो सेटिस्फाई करेगा इसको वही होगा। मतलब एक्स के जगह पे आप जैसे यहाँ पर 1,6 है, तो एक्स की जगह पे 1 रख के देखिए, अगर 6 आ रहा है वाई का वैल्यू तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वर्टेक्स ए ये हो सकता है। तो यहाँ पर 1 रख के देखेंगे, तो 1 रख के देखेंगे तो क्या है 43 + 46 मतलब 49 49/8, जबकि आना क्या चाहिए था 6,
नहीं आ रहा है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। -1/2, 5 रख के देखेंगे, तो -1/2 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 43, और ये -1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, -3, तो 43 -3 कितना है 40 डिवाइडेड 5। हाँ ये तो मैच कर रहा है यार, ये तो मैच कर रहा है। सी रख के देखते हैं, 5/6 रखने पर क्या आ रहा है, तो 6 कैंसिल 5, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, मतलब बी और सी तो दोनों तो मैच कर रहा है हमारा, तो हमारा आंसर बी और सी होना चाहिए। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ए बी सी हमारा क्या बोल रहा है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये भी तो हो सकता है ना कि ए कहीं यहाँ पर हो जाए, मतलब बी सी का लाइन पे ही हो जाए। यहाँ पर भी ए बी इक्वल टू ए सी हो सकता है हमारा। ये भी तो हो सकता है ना कि इस यहाँ पर लाई कर जाए, ए बी इक्वल टू फिर ए सी आ जाए। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पॉइंट नहीं चूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल का बात हो रहा है, सेलेस ट्राइंगल का बात हो रहा है, तो अगर ये यहाँ पर आ गया तब तो वो वैलिड पॉइंट नहीं होगा। तो देख लेते हैं बी और सी में से कहीं ये इसके बीच तो लाइन नहीं कर रहा। और ये पता कैसे करेंगे कि इस तरह का पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट। मतलब एक ही लाइन पे जो पॉइंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो अभी तो हम ज़्यादा पढ़े नहीं है, तो जितना पढ़े उसी हिसाब से बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे पता करेंगे कि कहीं इसी प्लाई कर रहा है कि नहीं। सिंपल, अगर ये ट्राइंगल होता तो ए बी प्लस ए सी, अगर ये ट्राइंगल होता मतलब ट्राइंगल में ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ा ही होता। बट अगर ये यहाँ पे लाई करेगा तो ए बी, इधर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी होगा। ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी होगा। तो देख ले रहे हैं कहीं इन दोनों पॉइंट में ऐसा तो नहीं बन रहा है हमारा ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकाल लेते हैं सबसे पहले, बी सी। एक स्लाइड ऐड करेंगे यार, यहाँ पर सब कुछ एक जगह हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ तो हम कहाँ थे, हाँ हमें चेक करना है ए बी प्लस ए सी इक्वल टू कहीं बी सी तो नहीं आ रहा। तो सबसे पहले बी सी निकाल लीजिए। बी सी अगर आप निकालेंगे तो बी सी आपका कितना बनेगा, आपका आ जाएगा, बी क्या है आपका 1,3 और सी क्या है -2,7। तो 1 माइनस -2 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 3 -7 का स्क्वायर, 3 -7 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये कितना बन गया हमारा, ये -2 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस +2 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ये हमारा हो गया √25 मतलब 5। बी सी कितना आ गया हमारा 5। और अगर यहाँ पे लिखेंगे, चेक करना है किस पे, कौन सा पॉइंट पे, -1/2, 5 पे अभी हम चेक कर रहे हैं। तो चेक इस पे कर रहे हैं, तो और बी और सी कितना है वो भी इधर ही लिख लेते हैं यार, 1,3, और सी कितना है हमारा -2,7। तो यहाँ पर हम ए बी निकाल के देखेंगे ए बी कितना आ रहा है हमारा। तो ए बी का अगर हम बात करें कितना बन जाएगा हमारा -1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस क्या बनेगा 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा, ये कितना बना हमारा -3/2 मतलब 9/4, और यहाँ पे कितना बनेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये आ गया हमारा 16×9 = 25 बटा 4 √25/4 मतलब 5/2 आ गया। और इसी तरह ए सी निकाले अगर हम, तो ए सी हमारा क्या बनेगा -1/2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 5 -7 का स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा, इधर से कितना आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर मतलब 4। ये आ गया हमारा 25/4 मतलब ये ऊपर से नीचे तक है, तो ये बनेगा 5/2। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं ए बी प्लस ए सी का वैल्यू क्या आ रहा है 5/2 प्लस 5/2 मतलब 5, मतलब ए बी प्लस ए सी क्या आ गया हमारा बी सी। मतलब ये ए पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन पे लाई कर रहा है, ये कोई ट्राइंगल नहीं बना रहा है, एक ही लाइन पे है तीनों।
तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए था जिसके लिए ए बी सी हमारा कैसा हो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। तो ए बी इक्वल टू ए सी तो है, बट ये एक ट्राइंगल नहीं बना रहा है इस पॉइंट के लिए। सी पे भी चेक करेंगे, अगर ये भी नहीं हुआ तो आंसर इसका होगा नन ऑफ दिस। तो सी पे भी चेक कर लेंगे, ये सी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। 5/6, 6 है ना, चेक। ए का कितना वैल्यू है, 5/6, 6। तो और बी तो सेम ही है ना, 1, 3, सी -2, 7। तो ए बी चेक करेंगे, ए बी हमारा आएगा 5/6 -1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। और ए सी भी चेक कर लेंगे, ए सी हमारा क्या बनेगा, 5/6 माइनस माइनस +2 हो जाएगा ना, +2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा कितना हो गया हमारा, 1/6 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा, 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर। और ये क्या बनेगा हमारा, 17/6 का स्क्वायर प्लस 6 - 1, 7 मतलब 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तो हमारा 3 से ज़्यादा ही आएगा, और ये 2 से तो ज़्यादा ही आएगा। ये 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर, तो 2 से तो ये ज़्यादा ही आएगा। तो इन दोनों का अगर हम सम भी करें, मतलब ए बी प्लस ए सी का अगर हम सम भी करें तो वो तो 5 से ज़्यादा ही आएगा। 5 हमेशा 5 से ज़्यादा ही आएगा, और बी सी कितना है, 5। तो ए बी प्लस ए सी हमेशा बी सी से बड़ा ही होगा, कभी बराबर नहीं आ सकता है। तो ये तो वैलिड पॉइंट हो गया यार, ये हमारा सही आंसर हो गया, ये हमारा सही हो गया। इस पॉइंट के लिए ए बी और ए सी बराबर आ रहा है, और ये पॉइंट खुद बी सी पे लाई भी नहीं कर रहा है, मतलब एक ए बी सी कोलिनियर नहीं है यहाँ पर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, मतलब डायरेक्ट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला का। क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2 पॉइंट सिंपल दे रखा है, एक P और दूसरा Q, और पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दे। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करिए। तो PQ हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से बना लीजिए, इसका एब्सिसा माइनस इसका एब्सिसा, मतलब -3 -2 का होल स्क्वायर, ये कॉमा क्यों लिख रहे हैं यार, -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस लिख ही लेते हैं एक स्टेप, -1 होल स्क्वायर। क्या बनेगा हमारा, ये 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर क्या बने 25, और इधर तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो कितना हो गया हमारा, √34। सिंपल, बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होता है हमारा, जब ट्राइंगल का तीनों साइड हमारा कैसा हो, बराबर। मान लेते तीनों साइड ए है, तो हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट में तीनों साइड हमारा ट्राइंगल, तीनों साइड हमारा बराबर आ रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, इधर वाले को हम मान लेते हैं ए, नाम दे रहे हैं बस इसको बी, और इधर दे दे रहे हैं नाम सी। तो ए बी इक्वल टू कौन सा ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल बनाएगा, जहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो, मतलब सारा साइड बराबर। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ए में निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी हमारा क्या बनेगा, √ऑफ 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। और तो ये हमारा आ जाएगा 1 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब ये तो 3 ही आ गया ना। और इसी तरह ए सी अगर निकाले तो ए सी हमारा बनेगा 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 0 -1 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36, और ये 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या आ गया हमारा, √37। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है यार, ए बी ए सी बराबर नहीं हो रहा है, तो बी सी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर नॉट इक्विलेटरल।
नॉट इक्विलेटरल। आगे बढ़ेंगे, बी पार्ट देखेंगे इसका। ये तो इक्विलेटरल नहीं है हमारा, बी देखेंगे। बी में ए बी अगर आप निकाले तो ए बी आपका क्या बनेगा, 0-3/2 का स्क्वायर प्लस 0-4/3 का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 3/2 का स्क्वायर 9/4, और यहाँ पर क्या बनेगा 16/3 9। तो ये आपका बन जाएगा √ऑफ 81 + 64/36। तो ये बन गया आपका √ऑफ 145/36। आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट देखते हैं, अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो करेंगे। ए बी, अब ए सी निकालेंगे तो अच्छा ए सी भी तो आपका सेम ही बनेगा ना, 0-4/3 का स्क्वायर। ए ये रहा, सी ये रहा, दूसरा 0-3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ही चीज़ लिखा हुआ, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। ये क्या आएगा हमारा 145/36। तो अभी तक तो लग रहा है कि शायद ये इक्विलेटरल हो, लेकिन अभी बी सी निकालना बाकी है। बी सी भी तो निकाल लेते हैं ना। तो बी सी आपका क्या बनेगा, 3/2 - 4/3 का स्क्वायर, और 4/3 - 3/2 का होल स्क्वायर, 4/3 - 3/2 का होल स्क्वायर। शायद ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बना रहा हो, चेक करेंगे अभी। अभी कंप्लीट तो यहाँ पे डिसीजन नहीं सुना सकते इक्विलेटरल है या नहीं, जब तक पूरा ना सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 - 8 मतलब 1/6, तो ये तो 1/36 बन जाएगा। और यहाँ पर -1/6, तो ये भी 1/36। तो ये क्या आ गया 2/36। नहीं यार, हम तो सोच रहे थे ये इक्विलेटरल होगा, बट तो इक्विलेटरल तो नहीं है। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी और ए सी तो बराबर है, बट नॉट इक्वल टू बी सी। तीनों बराबर होना चाहिए, तो सिंपल नॉट इक्विलेटरल। बहुत दुख हुआ ये देखकर, बहुत दुख हुआ ये देखकर। क्यों, हम तो चाह रहे थे इक्विलेटरल हो, ताकि हम आंसर जल्दी टिक मारे, और सिंगल करेक्ट कर रहता तो आगे बढ़ जाते, सी नंबर सॉल्व भी नहीं करते। लेकिन अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, शायद सी हमारा आंसर सही हो। देखेंगे यहाँ पर, जो स्लाइड ऐड करना पड़ेगा ना, 1 सेकंड बस रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ हाँ, ऐड नहीं हुआ, किधर ऐड कर दिया हमने, 1 सेकंड बस। अच्छा, 2 में हमने ऐड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में चाहिए ना, क्वेश्चन नंबर 3 इधर रहा। हाँ अब ठीक है, अब देखिएगा आ जाएगा। अच्छा इधर तो जाए पहले, हाँ अब ठीक है। तो हमें सी पार्ट भी इसका सॉल्व करना है ना, सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में अगर ए बी निकाले तो इधर ही लिख लेते हैं पॉइंट 2,3 2/3, 0, और बी कितना है 0,2/3, और सी कितना है 1,1। तो यहाँ से सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 2/3 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना बना रहा है 4/9, और यहाँ पर भी 4/9। तो ये आ जाएगा √ऑफ 8/9। ए भी निकाल लिए, अब ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी हमारा बनेगा 2/3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 1/9 + 1, मतलब √10/9। ये तो यहाँ पर ही दिक्कत आ गया ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो नॉट इक्विलेटरल सिंपल। अच्छा यहाँ पर
ध्यान देने वाला बात ये है कि ए बी सी में से तीनों में से कोई करेक्ट नहीं है। असली आंसर क्या आया हमारा? डी। डी को भी सॉल्व करिए क्या? नन ऑफ दिस को नहीं। ए बी सी सॉल्व करके ही तो पता चला कि इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है? अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 15 यूनिट, ठीक है, एंड वन इंड इज एट द पॉइंट 3,2। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक लाइन सेगमेंट है और एक इंड क्या बोल रहा है हमसे? 3,2। मान लेते हैं ए 3,2, और इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर इंड इज 15, इसका मान लेते हैं पॉइंट बी। एब्सिसा कितना बोल रहा है? 15। और देन फाइंड द पॉसिबल ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट मान लेते हैं वाई ही मान लेते हैं। और ये लेंथ कितना बोल रहा है इसका? 15। मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है आपको पहले से, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 15। तो आप ए बी निकाल सकते हैं यहाँ से ना। ए बी आपका क्या आ जाएगा यहाँ से? 15 -3 का स्क्वायर प्लस वाई -2 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है? 15 दिया हुआ है लेंथ। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 15 - 3 मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 144, और यहाँ पर वाई -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से वाई -2 का होल स्क्वायर क्या आ गया? 225 - 144 कितना आ गया हमारा? 1 और 81, ठीक है। तो यहाँ से y -2 कितना आ जाएगा? √81 प्लस माइनस ऑफ √81 मतलब 9। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा? 2 प्लस माइनस ऑफ 9। तो यहाँ से y का, इधर आ जाते हैं, यहाँ से y का दो वैल्यू निकल के आया क्या? 2 + 9 और 2 - 9, तो मतलब 11 और -7। सिंपल, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है? दो पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट, ठीक है, ओ और ए, ठीक है, एंड अनदर पॉइंट पी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक पॉइंट ओ 0,0 और दूसरा पॉइंट ए बोल रहा है 3,√3, यही बोल रहा है ना। और ओ ए एक साइड हो गया, और हमें क्या निकालना है? अच्छा, अनदर पॉइंट पी कि ओ ए पी हमारा क्या फॉर्म करे? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करे। आप यहाँ पर देखिएगा, अगर ऐसा करते हैं ना, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एंगल थीटा हम निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा? टेन थीटा। टेन थीटा का बात करें, ये कितना है हमारा? 3। ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 3। और ये कितना है? √3, ठीक है। तो ये 3 है और ये √3, ये √3 तो ये भी √3 ना। तो टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा? √3/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है? √3। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से आ गया हमारा 1/√3। टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा हमारा कितना होगा? 30 डिग्री। सिंपल। तो यहाँ पर थीटा कितना है? 30 डिग्री। और ओ ए पी हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है, तो ओ ए पी जिधर भी रहे तो 60 डिग्री बनाना चाहिए, 30 डिग्री, मतलब पी कहीं इधर होगा। यार ये क्या बन गया? पी कहीं आपका इधर होगा। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री हो गया ना अब। हाँ, पी कहीं यहाँ पर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 है हमारा, तो ये दोनों तो एक तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही हो गया ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 3, -√3। 3, -√3, ये कैसे पता चला? ये है हमारा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया ना इन दोनों के बीच, पी ओ ए। तो ये 30 डिग्री है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से डायरेक्ट दिख रहा है हमें कि ये 3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और निगेटिव साइड में इसलिए -√3। तो यहाँ पर तो कोई उतना दिमाग ही नहीं लगाना है, तो इस पर उतना बात ही नहीं करेंगे। दूसरा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या ट्राइंगल बनाने का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का? हाँ, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो हाँ, ओ ए पी इधर भी हो सकता है, पी आपका इधर भी हो सकता है, और इधर अगर पी हुआ तो सेम केस यहाँ पर, ये 60, ये 60, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया। तो ये √3, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? √3। और ये √3 हो गया, तो ये पी कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा?
जीरो कॉमा कितना डिस्टेंस हो गया, √3 प्लस √3, 2√3, कितना हो गया हमारा, 2√3। तो अगर ओ ए एक साइड है और ओ 0,0 है, ए 3,√3 है, तो दूसरा पॉइंट पी हमारा क्या हो सकता है, 3, और 0,2√3। तो यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यू निकल के आया, क्या, 3, और दूसरा 0,2√3, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मतलब कि 60 डिग्री इधर बढ़े तो हमारा ये 0,2√3 मिला, और 60 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़े तो हमारा 3, आया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस p, ओके, फ्रॉम द पॉइंट 2,3 इज, मतलब क्या, नंबर ऑफ पॉइंट, अच्छा एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ पॉइंट बोल रहा है। अच्छा ये इस टॉपिक पे तो हम बात ही नहीं किए, यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका ऑर्डिनेट तो हमारा जीरो ही होगा, इसका ऑर्डिनेट हमेशा हमारा क्या होगा, जीरो ही होगा। ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर उठा ही नहीं ना, तो ये ऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई पॉइंट हम मान लेते हैं वाई एक्सिस पे है तो इसका एब्सिसा जीरो होगा, मतलब एक्स ये वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखें तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो जीरो ही हो गया ना, और मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो हम मान लेते हैं x,0, ओके, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ c फ्रॉम द पॉइंट 2,3, तो 2,3 ये हम मान लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन दोनों का नाम दे देते हैं ए बी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ए बी है उसका डिस्टेंस क्या है c, और c क्या है, लेस देन 3। तो एक तरह से क्या बोल रहा है, ए बी इज लेस देन 3। तो देखेंगे ए बी हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-3 का होल स्क्वायर, और ये कैसा बोला, लेस देन 3। देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 इज लेस देन 3। ये तो गलत है यार, ये तो गलत है, क्यों, ऐसा तो कहीं पॉसिबल नहीं है, इसका वैल्यू कभी भी 3 से कम आएगा ही नहीं, ये कैसे होगा। मिनिमम तो कम से कम तो 3 बोलता तो समझ में भी आता है, x=2 पे इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 3, लेकिन 3 से कम तो कभी आएगा ही नहीं। इसका वैल्यू बोल रहा है 3 से कम, क्या बोल, इसका वैल्यू बताया c, और c को क्या बोल रहा है 3 से कम, ऐसा तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है। मतलब x का किसी वैल्यू के लिए भी इसका वैल्यू 3 से कम नहीं आएगा, क्योंकि 9 प्लस है ना, 9 प्लस 0 भी कर दे तो अंडर रूट ऑफ 9 क्या आएगा हमारा 3। तो इक्वली बोलता तो एक पॉसिबिलिटी था कि एक पॉइंट आ जाए हमारा, x=2 पे आ रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है, स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि c इज लेस देन 3, तो कोई भी पॉइंट नहीं, s का कोई वैल्यू इसे 3 से कम नहीं कर सकता, नो पॉइंट, सिंपल, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इज 8। इसका नाम दे देते हैं ना, ए बी, मतलब क्या बोल रहा है, ए बी इक्वल टू 8, और ए बी क्या है हमारा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बोल रहा है हमारा 8। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4-2 का होल स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू 64। तो यहाँ से 3 - x का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारा 64 - 4 मतलब 60। तो यहाँ से 3 - x हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 60 मतलब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2√15, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 3, और ये प्लस माइनस फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा 2√15, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या किए, x को उस तरफ ले गए और ये 2√15 को इस तरफ ले आए, तो प्लस माइनस दोनों है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो उससे लिखने का तरीका थोड़ी बदल जाएगा, माइनस प्लस ही कर देते हैं।
मतलब ये आया ना हमारा यहाँ से। इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, मैंने देखा है। कैसे देखेगा यहाँ पे, यहाँ पर 3 - x था ना, तो 3 को इस तरफ ही रहने देते हैं, और ये मान लीजिए +2√15 को इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या बनेगा, -2√15, और x को उस तरफ भेज रहे हैं। और -2√15 को इस तरफ लाते तो क्या बनता है, +2√15। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। 3 +-2√15 है, ये लिखा हुआ थोड़ा ज़्यादा सही लगता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब इसका मतलब क्या है, 3 +2√15 और 3 -2√15, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं है दोनों में से किसी एक तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, Q का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को भी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो PQ हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया यार, हाँ, PQ हमारा क्या हो जाएगा, √ऑफ A cos अल्फा माइनस A cos बीटा, cos अल्फा माइनस A cos बीटा का स्क्वायर, प्लस A sin अल्फा माइनस A sin बीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा, ये रूट आगे तक है, तो ये हमारा बनेगा A² cos स्क्वायर अल्फा प्लस A² cos स्क्वायर बीटा -2 टाइम्स ऑफ A इंटू A² बन जाएगा cos अल्फा cos बीटा, और इधर A² sin स्क्वायर अल्फा प्लस A² sin स्क्वायर बीटा -2 टाइम्स A² sin अल्फा sin बीटा। अच्छा, A बाहर निकाल देते हैं सब में, ये अगर आप बाहर निकाल दिए तो यहाँ से इरेज क्यों नहीं हो रहा है यार, ये क्या हुआ, ये क्या क्या जादू हो रहा है क्या। अच्छा, आ गया आ गया आ गया आ गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हैंग कर रहा है क्या। ये गायब हो जा रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से गायब हो जा रहा है। अच्छा, इसका बैटरी ख़त्म हुआ क्या, 1 सेकंड रुक जाएगा। ये क्या हो रहा है यार, ये मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पे तो ये गायब हो जा रहा है ना। हाँ, अब शायद ठीक हो गया। हाँ, अब ठीक हो गया शायद, आई होप सब ठीक हो गया। ये हैंग कर रहा है एक तरह से, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे इसे। कहाँ पर थे हम, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, हम PQ निकाल रहे थे ना,
तो पी क्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो गया यार, ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा माइनस ए साइन बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू ए, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर -2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, अगर ए को हम बाहर निकाल लें तो बाहर में ए आ जाएगा, और अंदर में हमारा क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं ना, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ए तो सब में से हम बाहर ही निकाल दिए, और यहाँ पर -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पर क्या है साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये रहा ए, और इधर क्या आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 2, तो ये आ गया 2 - 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या बनेगा हमारा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं ना, 2 को इधर लिख लेते हैं, बाहर ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ऐसा करते हैं ना, 2 से इधर ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाए क्या, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा ए तो पहले ही बार था, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 2 × 2 4, और ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, एक चीज़ आप पढ़े होंगे क्या, इधर लिख लेते हैं ना, यहाँ पर सिंस लिखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा थीटा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये तो आप पढ़े ही होंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4, ये तो 2 × 2 4 हो गया, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर हाफ हो जाता है ना एंगल, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, तो ये हमारा फाइनली बन गया ए, और 4 का क्या बाहर आके हो जाएगा 2, और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और रूट लगाओ तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पता नहीं क्यों बार बार ऐसे कुछ जादू टाइप हो रहा था, कभी गायब हो जा रहा था, कभी आ जा रहा था, तो फाइनली आई होप कि आगे ऐसा ना हो, तो उसे इग्नोर करके चलिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल बिगिंस एट द ओरिजिन, ठीक है, मूव्स सक्सेसिवली इन द फॉलोइंग मैनर एज सोन। ओके, एक पार्टिकल है जो इस तरह से जिगजैग मूवमेंट करते हुए जा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर 1 यूनिट राइट, हाफ यूनिट अप, ठीक है, 1/4 राइट, ठीक है, 1/8 फिर डाउन, फिर 1/16 फिर राइट जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसी तरह चलते चला जा रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है लेंथ ऑफ ईच मूव्स इज हाफ द लेंथ ऑफ द प्रीवियस मूव, मतलब आगे अभी तक जितना चला उससे हाफ चल रहा है। जैसे इधर 1/2 चला, फिर 1/4 हाफ होते चला जा रहा है ना, राइट और अप हो रहा है, राइट और अप हो रहा है, डाउन भी जा रहा है, तो ये जिगजैग मैनर में जा रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू विच द जिगजैग कन्वर्जेस इज, तो यहाँ पर बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, इतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं था, फिगर से ही सब कुछ पता चल रहा है कि इधर 1 गया, फिर 1/2 ऊपर गया, फिर 1/4 इधर गया, फिर 1/8 इधर गया, फिर 1/16 इधर गया, फिर ऐसे इसी तरह चलते चला जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट का हम बात करें तो ये पॉइंट हमारा कितना है 1,0, और ये पॉइंट हमारा कितना है हाफ ऊपर बढ़ा है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट में बढ़ेगा हमारा, तो 1,0 प्लस हाफ ये है। और इसका अगर बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 + 1/4 0 प्लस हाफ, और इस पॉइंट का अगर बात करें इधर लिख दे रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, इधर आ जाते हैं ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1
प्लस 1/4x, एब्सिसा में तो कोई चेंज नहीं आया, ऑर्डिनेट में चेंज आया, 1 प्लस हाफ माइनस 1/8, 1/8 डाउन जा रहा है ना, तो माइनस 1/8। और इसी तरह इस कोऑर्डिनेट का अगर बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स में हमारा चेंज हो रहा है, तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, और ऑर्डिनेट इधर लिखेंगे, किधर लिखे यार, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं। ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 और 1/16 राइट गया, तो ये ऐड हो जाएगा प्लस 1/16, और ऑर्डिनेट तो जो पहले था वही, मतलब 0 प्लस हाफ माइनस 1/8। तो अब आप पैटर्न पकड़ लिए होंगे, क्या दिखेगा यहाँ पर। तो इसके बाद जो आएगा उसमें क्या चेंज होगा, एक्स तो हमारा वही रहेगा, वाई मतलब ऑर्डिनेट में हमारा चेंज हो जाएगा, ऑर्डिनेट में और हाफ ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये पॉइंट किधर जा रहा है देखेंगे यहाँ पर, 1 प्लस एफ सीसा में क्या हो रहा है, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, ये तो एक तरह से जीपी बना रहा है ना। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 कितना है रेशियो, 1/4 ना, तो 1/64 हो जाएगा, ये 1/64 आ जाएगा, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। और ऑर्डिनेट का बात करें तो 0 प्लस हाफ, 0 प्लस हाफ माइनस 1/8, अब क्या आ जाएगा, प्लस 1/32 प्लस 1/32, इस तरह से चल रहा है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉइंट टू विच जिगजैग कन्वर्जेस इज, मतलब ये किस किस पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो निकाल लेते हैं ना, इसका सम, इसका सम और इसका सम निकाल लेते हैं, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट पता चल जाएगा जिस पॉइंट पे वो जा रहा है। तो कैसे निकलेगा ये इसका सम हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, इन्फानाइट जीपी, इन्फानाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r, तो a क्या है हमारा 1/1 - r क्या है 1/4, यहाँ पर रेशियो हम निकाल सकते हैं, तो ये आ गया 1/4। और इधर का अगर बात करें तो जीरो का कोई तो फायदा नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा 1/2/1 - r क्या है -1/4, सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कितना बन गया, ये यहाँ पर आ जाएगा 4/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ है ना, ऊपर में हाफ है और फिर ऊपर 4 जाएगा, और नीचे में क्या बनेगा 4 + 1 5। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा 4/3, ये फाइनली हमारा आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, 4/3, 2/5, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको पैटर्न पहचानना था, ये एक तरह से इनफाइनाइट जीपी हमारा बना रहा है। इसके बाद अगर इसके बाद पॉइंट निकालते तो उसमें प्लस 1/32 हो जाता ना, वाई में ऐड होता। ये तो एक तरह से इसके बाद वाला पॉइंट यहाँ तक लिखा हुआ ही है। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज √58। अच्छा x यहाँ पर छुपा हुआ, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो x का वैल्यू हमें निकालना है, तो डिस्टेंस सिंपल निकाल लीजिए, PQ बोल रहा है ना, तो PQ आपका क्या हो जाएगा -3 माइनस x और इसका स्क्वायर +5 -2। और ये किस तरह का हैंड राइटिंग हम लिख रहे हैं यार, फिर से लिखेंगे, ये कितना गंदा था। तो PQ इक्वल टू -3 माइनस x और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर 5 -2 और इसका स्क्वायर, क्या बोल रहा है हमारा √58। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा x -3 का होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर भी करें, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा इक्वल टू 58। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 58 -49, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 आ गया ना। तो ये आ गया हमारा 9। अब 9 अच्छे से लिख लेंगे। तो यहाँ से अगर हम x -3 का बात करें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा √9 प्लस माइनस √9 मतलब +-3। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 +-3
9। तो यहाँ से फाइनली एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 3 + 9 और 3 - 9, मतलब 9 + 3 कितना हो गया हमारा, अच्छा ये 3 था ना, ये प्लस माइनस ऑफ 3 था, ये तो गलत लिख दिए। तो 3 + 3 और 3 - 3, तो ये हो जाएगा 6 और 0, ये 6 अच्छे से लिख लेंगे, ये हो जाएगा 6 और 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे बढ़ेंगे। ये सबका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है एक साथ, तो ये कुछ नया चेंजेस है यहाँ पर, मतलब कुछ नया लाया है यहाँ पर, तो सबका आंसर भी एक साथ लिख दिए। तो आपको करना क्या है ना, आप खुद से सारा क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट मतलब ये डिस्कशन नहीं देख लीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उस क्वेश्चन का यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खुद एक बार ट्राई करना चाहिए। और सबसे पहले सारा क्वेश्चन का आप सॉल्व कर ले, उसके बाद आंसर मैच करे, जो भी गलत है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख ले, सिंपल, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कुछ बेसिक ज्योमेट्री देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।